सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, आज के एक नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। स्कूल व्याख्याता हिंदी बैच के जो ग्रुप है उसके तहत आज से हमारी टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है और इस टेस्ट सीरीज या इस बैच के माध्यम से हमने डेली टारगेट के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस को कवर करने का लक्ष्य निश्चित किया है। आज का जो हमारा डेली टारगेट में डे फर्स्ट है, यानी आज का जो पहला दिन है, उसमें 5 अक्टूबर के तहत आज का हमारा टॉपिक रहेगा अर्थशास्त्रीय पत्र, परिपत्र, ज्ञापन, अधिसूचना, निविदा और विज्ञप्ति। ये 6 पॉइंट जो कि हिंदी सिलेबस के तहत दिए हुए हैं स्कूल व्याख्याता के अंतर्गत, इन टॉपिक्स को कवर करने का आज का हमारा लक्ष्य है, डे फर्स्ट। अब ये वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य है कि इन टॉपिक्स को, या यूँ कहे आज का जो डेली टारगेट है, इसको किन पुस्तकों से पढ़े। दूसरा पॉइंट, किस प्रकार से पढ़ना है। तीसरा पॉइंट, किस प्रकार से इनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और चौथे पॉइंट पर हम बात करेंगे कि इस प्रकार से डेली टारगेट को रोज़ाना किस प्रकार से हमें कवर करना है, कैसे रिवाइज करना है, और फिर अंत में शाम को टेस्ट के लिए किस प्रकार से अपने आप को तैयार करना है। तो देखिए, सबसे पहला काम करना है डेली टारगेट को कवर करने के लिए। देखिए, सबसे पहले इस टॉपिक से संबंधित जो पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है उनको देख लेना है। इस प्रकार से इस टॉपिक से संबंधित पूर्व के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सबसे पहले देखना ज़रूरी है, ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर क्या करना है, उन क्वेश्चंस को देखने के बाद आपके पास जो भी बुक है या कोई पीडीएफ वगैरह है, उसमें से उस टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़े। जो जो इम्पोर्टेंट तथ्य है, फैक्ट है, उनको अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें और आराम से पढ़ें। उनको पढ़ने के बाद एक बार आप पढ़ लें, फिर वापस दोबारा पढ़ें, उसी टॉपिक को दोबारा पढ़ें। और जब दोबारा पढ़ने लगे तो शॉर्ट नोट्स बनाएं, कॉपी पेन लेके बैठे, फिर उनका शॉर्ट नोट्स बनाते चले। इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट है उनका नोट्स के रूप में सिलेक्शन करते जाए। इनके बाद में नोट्स आपके तैयार हो गए, उसके बाद में फिर इन नोट्स को एक बार रिवाइज करें। इन नोट्स को आप एक बार फिर से पढ़ लें और फिर अंत में इस टॉपिक से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपके पास है किसी बुक में या किसी वीडियो वगैरह में, तो उनको फिर आप हल करें और अपना मूल्यांकन करें कि हमने जो ये टारगेट पूरा किया है, जो टॉपिक पढ़ा है, उससे संबंधित क्या क्या चीज़ें हमें याद हुई है या याद नहीं हुई है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने के बाद ही आपको पता चलेगा। इतना सब कुछ करने के बाद रात्रि 9:30 पर जो इस स्कूल व्याख्याता हिंदी वेद ग्रुप में टेस्ट होगा, उसके लिए अपने आप को तैयार रखें। चलिए अब शुरू करते हैं कि आज का जो ये टॉपिक है इसको किस प्रकार से पढ़ना है। एक चीज़ देखिए, सबसे पहला ही सवाल बनता है कि इन टॉपिक्स को किन बुक से पढ़ें। तो मैंने इस ग्रुप में ऑलरेडी देखिए ये नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है, इसकी पीडीएफ डाल दी है। इसके अलावा हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध दोनों बुक्स माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है और इन दोनों बुक्स में इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। इसके अलावा केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान नई दिल्ली की ओर से जो पत्राचार्य मसूदा लेखन की जो ये बुक है, इसकी पीडीएफ डाली हुई है। इसमें भी बहुत शानदार तरीके से दिया, और मैं कहता हूँ शुरुआत इसी बुक से करें, उसके बाद में आप इस तरफ आए हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध और नवीन हिंदी व्याकरण की तरफ। इसके अलावा कार्यालय लेखन एवं पत्रकारिता समेत संस्थान की ये जो पीडीएफ है ये भी इसमें साझा की गई है, और एक ये पीडीएफ इसमें दी हुई है। तो 5 पीडीएफ मैंने 5 बुक्स की पीडीएफ शेयर किए, और इनसे आप इस टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से कवर करें, इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। ये केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली की जो बुक है उसकी पीडीएफ है। इसमें आपके सिलेबस में जो 6 बिंदु दिए हुए हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से इसमें लिया गया है। अर्थशास्त्रीय पत्र, कार्यालय ज्ञापन, अधिसूचना, परिपत्र, प्रेस विज्ञप्ति,
विज्ञापन और निविदा, ये जो 6 पॉइंट है इनको इनमें बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले देखते हैं अर्धशासकीय पत्र के बारे में। यह है अर्ध सरकारी पत्र। देखिए इसमें इसका सबसे पहले देखते हैं इसका प्रयोजन क्या है, यानी क्या इसका उद्देश्य है। तो देखिए किसी भी मामले पर विशेष ध्यान, किसी भी मामले पर विशेष ध्यान यानी व्यक्तिगत ध्यान देकर कार्य के शीघ्र निपटाने हेतु अर्ध सरकारी पत्र, यूँ कहें आप कि एक सरकारी अधिकारी द्वारा सरकारी कार्य के लिए किसी अन्य अधिकारी को व्यक्तिगत शब्द है, इसका मतलब है व्यक्तिगत नाम से कोई भी सूचना या कोई किसी तथ्य के बारे में स्पष्टीकरण लेना हो तो उसके लिए ये पत्र व्यक्तिगत नाम से भेजा जाएगा। ये पत्र व्यक्तिगत नाम से किसी अधिकारी द्वारा अपने किसी समकक्ष अधिकारी को ये भेजा जाएगा। किसके लिए? तो ये देखिए राजपत्रित अधिकारियों के बीच या गैर सरकारी संस्थाओं के बीच, यानी राजपत्रित सरकारी अधिकारी भी हो सकते हैं और गैर सरकारी अधिकारी ये वो भी हो सकते हैं, तो दोनों के लिए ये पत्र लिखा जाता है। तो इसका प्रयोजन समझ में आया और किसके लिए लिखा गया ये बात ध्यान रखिए। फिर आगे देखिए इसमें दिया हुआ है कि अर्धशासकीय जो पत्र है यह किन मामलों में लिखा जाएगा। अर्धशासकीय पत्र किन मामलों में लिखा जाएगा। देखिए इसमें सबसे पहला इसमें पॉइंट है कि सामान्यतः समान स्तर के राजपत्रित अधिकारियों के आपसी पत्र व्यवहार में विचारों या सूचनाओं के आदान प्रदान या प्रेषण के लिए ये पत्र लिखा जाता है। समान स्तर के अधिकारी मतलब समकक्ष अधिकारियों के आपसी पत्र व्यवहार या विचारों या सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए कौन सा पत्र लिखा जाएगा? अर्धशासकीय पत्र। दूसरा पॉइंट देखिए, जब किसी अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से किसी मामले की ओर दिलाना अपेक्षित हो, अपने समकक्ष अधिकारी का व्यक्तिगत रूप से किसी भी मामले की तरफ अगर उनका ध्यान दिलाना हो तो कौन सा पत्र लिखेंगे? अर्ध सरकारी पत्र। तीसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है, किसी भी विषय पर अधिकारी की निजी सम्मति के लिए, यानी अगर कोई मुद्दा है कोई विषय है तो हम सामने वाले हमारे समकक्ष अधिकारी की अगर कोई निजी उसका अगर कोई निजी मत चाहते हैं उसका, तो हम कौन सा पत्र लिखेंगे? अर्ध सरकारी पत्र। फिर देखिए पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी के कार्यालय से कार्रवाई में अनावश्यक विलंब होने पर, अगर पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी जो अधिकारी है उसके कार्यालय से अगर किसी कार्रवाई के तहत कोई मुद्दा है तो उस मुद्दे पर अगर कार्रवाई के तहत उसमें अगर विलंब हुआ है तो फिर उस अधिकारी को अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? उस मुद्दे को वापस याद दिलाने के लिए। फिर देखिए स्मरण पत्र भेजने पर उत्तर न प्राप्त होने पर, अगर स्मरण पत्र किसी अधिकारी को भेजा गया है और उसका अगर उत्तर वापस प्राप्त नहीं हुआ है तो फिर कौन सा पत्र लिखा जाएगा? अर्ध सरकारी पत्र। तो इसके तहत ये 5 पॉइंट ध्यान रखिए कि किन मामलों में अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाएगा और किसके लिए लिखा जाता है और क्या इस अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोजन है। इतनी चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट निकल कर आती है। फिर देखिए भाषा, अर्ध सरकारी जो पत्र है इसकी भाषा क्या। देखिए ये अर्ध सरकारी पत्र को अर्ध शासकीय पत्र भी कहा जाता है, अर्ध शासकीय पत्र भी कह सकते हैं। इसकी भाषा क्या है? तो अर्ध सरकारी पत्र की जो भाषा है वो सरल और स्पष्ट होती है। अर्ध सरकारी पत्र की जो भाषा है वो सरल और स्पष्ट होती है। कैसी होती है? सरल भाषा और एकदम स्पष्ट होती है। फिर देखिए इसमें उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया जाता है। उत्तम पुरुष एक वचन का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसकी भाषा व्यक्तिक और मित्रवत होती है। कैसी होती है? भाषा व्यक्तिक और मित्रवत। जब दो अधिकारियों के बीच ही वार्तालाप होगा, सूचनाओं का आदान प्रदान के लिए पत्र लिखा जाएगा तो व्यक्तिगत तो होगा ही और मित्रतापूर्ण होगी भाषा इसकी। तो ये ध्यान रखिए। आपका सहयोग चाहता हूँ,
आभारी रहूँगा, कृतार्थ करे आदि क्रिया रूपों का इसमें प्रयोग होता है। आपका सहयोग चाहता हूँ, आभारी रहूँगा, कृतार्थ रहे आदि जो क्रिया रूप है इनका इसमें प्रयोग होता है। आज्ञा या अनुरोध रहित वाक्यों में किया जा रहा है या किया जा चुका है आदि का प्रयोग भी इसमें किया जा सकता है। तो ये चीज़ें भी ध्यान की। अब देखिए, अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप या यूं कहे कलेवर, ये इसका जो नमूना है, जो प्रारूप है, ये हमारे दिमाग में होना बहुत जरूरी है। इस पत्र का कोई भी पत्र हो, अर्ध सरकारी पत्र हो, ज्ञापन हो, निविदा हो, कोई भी हो, इसका अगर प्रारूप हमारे दिमाग में है तो इसके प्रारूप घटक से संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे, कौन से, जैसे इस पत्र में दिनांक किस तरफ लिखा जाता है, पत्र प्रारूप प्रारूप में प्रतीक चिन्ह किस तरफ होता है, पदनाम कैसा कैसा होता है, प्रिय श्री, संबोधन, अधोलोक आदि का प्रयोग इस पत्र में होता है या नहीं होता है, ये क्वेश्चन अगर हमारे दिमाग में प्रारूप ध्यान है तभी सही होंगे। तो इसका प्रारूप भी दिमाग में होना जरूरी है। ये देखिए, अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप है। देखिए, इसमें प्रतीक चिन्ह, अपन के सिलेबस में जो 6 पॉइंट दिए हुए हैं उनमें अर्ध सरकारी पत्र ही एकमात्र जो ये पत्र है इसमें प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्ध सरकारी पत्र में प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए, सबसे ऊपर अर्ध सरकारी पत्र संख्या इस पत्र प्रारूप के दाईं ओर लिखी जाती है। किस तरफ है? दाईं ओर लिखी जाती है, ध्यान रखिएगा, दाईं ओर। और ये देखिए, प्रतीक चिन्ह किस तरफ है? ये बाईं ओर है। प्रश्न किसी भी तरह बन सकता है। जैसे अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रतीक चिन्ह किस तरफ है, किस तरफ होता है? तो पत्र प्रारूप के बाईं तरफ। भारत सरकार वाणिज्य मंत्रालय यानी विभाग का नाम है, पत्र प्रारूप की दाईं तरफ। नाम, प्रेषक का नाम और पदनाम पत्र प्रारूप के बाईं तरफ। अब ये भी प्रश्न बन सकता है कि अर्ध सरकारी पत्र प्रारूप में या अर्ध सरकारी पत्र प्रारूप का कौन सा घटक होता है, नहीं होता है। तो इसमें देखिए, प्रेषक का नाम भी है, इसमें पदनाम भी है, इसमें प्रतीक चिन्ह भी है, इसमें विभाग का नाम भी है। आगे देखिए, फिर दिनांक का उल्लेख पत्र प्रारूप के दाईं ओर किया जाता है। किस तरफ किया जाता है? दाईं ओर। फिर देखिए आगे, प्रिय श्री और जी, ये क्या हुआ? ये है संबोधन सा। संबोधन, इसका मतलब है अर्ध सरकारी पत्र में संबोधन का उल्लेख भी होता है। जो आदर सूचक शब्द है, प्रिय श्री, प्रिय वर आदि जो शब्द है इनका भी इसमें उल्लेख किया जाता है। और ये बीच में इसका कलेवर, पत्र की बॉडी, जो कुछ भी लिखना है वो यहाँ पे लिखा जाता है। फिर इधर देखिए, प्राप्तकर्ता यानी जिसको पत्र भेजा गया है, प्रेषिति, जो प्रेषिति है उसका इधर नाम और उनका पदनाम भी लिखा जाएगा और पूरा पता भी लिखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, पत्र प्रारूप के सबसे नीचे किस तरफ? बाईं तरफ प्रेषिति, प्राप्तकर्ता कौन है, प्रेषिति का पदनाम और पूरा पता लिखा जाएगा। फिर सबसे नीचे पत्र प्रारूप के दाईं तरफ क्या होगा? आपका, ये क्या है साहब? आपका, आपका सद्भावी, आज्ञाचारी, ये जो शब्द है ये होते हैं अधोलेख। क्या होते हैं? अधोलेख। तो अधोलेख लिखा गया है। और यहाँ पे देखिए, प्रेषक का सिर्फ नाम है, पदनाम का यहाँ पे उल्लेख नहीं है। यहाँ पे पदनाम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ नाम है। तो ये अर्ध सरकारी पत्र का एक प्रारूप है। और किसी भी पत्र का हमें अगर प्रारूप दिमाग में है तो काफ़ी क्वेश्चन हल करने में आसानी हो जाती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, जो भी आप नोट्स बनाएं उसमें इसका प्रारूप बनाना जरूरी है। अब देखिए, हमने प्रारूप देख लिया, इस पत्र की क्या क्या भाषा शैली है, क्या विशेषता है, किनको लिखा गया है, क्या उद्देश्य, वो सब देख लिया। इसके अलावा अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए। अर्ध सरकारी, पहला पॉइंट इसमें देखिए, अर्ध सरकारी पत्र का शीर्ष सामान्यतः मुद्रित होता है यानी प्रिंट होता है। मुद्रित अर्ध सरकारी पत्र शीर्ष में अर्ध सरकारी पत्र संख्या सबसे ऊपर दाएं तरफ लिखी जाती है। देखिए, लाइन बंद है ना। और अभी हमने प्रारूप देखा था, अर्ध सरकारी पत्र संख्या उस प्रारूप में सबसे ऊपर दाएं तरफ थी। फिर देखिए, मुद्रित अर्ध सरकारी पत्र शीर्ष में प्रतीक चिन्ह किस तरफ था?
प्रतीक चिन्ह बाईं तरफ था, लेकिन इस प्रतीक चिन्ह के इधर, इस प्रतीक चिन्ह के तो दाईं तरफ क्या था, भेजने वाले अधिकारी का नाम था, उसका पदनाम था, नीचे दूरभाष ईमेल का पता लिखा गया। ये देखिए अभी दिखा था आपको, ये प्रतीक चिन्ह और इस प्रतीक चिन्ह के तो ये दाईं तरफ ही हो गए। पूरे प्रारूप में तो हालांकि बाईं तरफ है, लेकिन इसके दाईं तरफ होगी, ये भी ध्यान रखिए। कहाँ पे थे हम, यहाँ पे। तो अर्ध सरकारी पत्र में शीर्ष में प्रतीक चिन्ह के दाईं तरफ भेजने वाले अधिकारी का पदनाम, उसका दूरभाष संख्या और ईमेल पता लिखा जाता है। फिर देखिए, अर्ध सरकारी पत्र अधिकांशतः आशुलिपिक या टंकक से टंकित कराकर भेजा जाता है। फिर देखिए, इसमें विषय व संदर्भ नहीं लिखा जाता है। अभी हमने इसका प्रारूप देखा था, उसमें कहीं भी विषय नाम का शब्द नहीं था, यानी किस विषय पर यह लिखा जाता है वो इसमें उल्लेखित नहीं था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विषय व संदर्भ का इसमें उल्लेख नहीं है। फिर देखिए, संबोधन हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी स्वयं लिखता है। जो भी अधिकारी पत्र लिख रहा है, जो प्रेषक है, वो इसमें संबोधन और हस्ताक्षर स्वयं लिखता है। संबोधन में देखिए, प्रिय, प्रिय श्री, माननीय श्री, प्रिय, प्रिय श्री, माननीय श्री, माननीय सुश्री, आदरणीय श्री, आदरणीय सुश्री आदि लिखा जाता है। आदरार्थ नाम के बाद वरिष्ठाक्रय में जी भी जोड़ा जा सकता है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी शुभकामनाओं सहित, ये शब्द भी हमने देखा था कलेवर के ठीक नीचे बीच में बिल्कुल, सद्भावनाओं सहित आदि अनेक शुभ सूचक वाक्यांशों को भी जोड़ता है। अधोलोक, ये अधोलेख के रूप में, जो कि पत्र प्रारूप के सबसे नीचे किस तरफ था, दाईं तरफ था। अधोलेख यानी अधोलेख में क्या होता है, आपका भवनिष्ठ, भवनिष्ठा, शुभेच्छु या शुभाकांक्षी आदि शब्द होते हैं। ये सब लिखने के बाद प्रेषक का नीचे क्या था, सिर्फ नाम था, पदनाम नहीं था, यहाँ पदनाम ऊपर था। नेक्स्ट देखिए, अर्ध सरकारी पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय का नाम और पता बाईं तरफ लिखा जाता है। इस तरफ सबसे नीचे इस तरफ क्या था, अधिकारी का नाम भी था, उसका पदनाम भी था, कार्यालय का नाम भी था और पता भी था, ये लिखा गया था। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें सेवा में लिखना पूर्णतः वर्जित है। सेवा में नाम का शब्द पत्र प्रारूप का अभी जो हमने ऊपर नमूना देखा था उसमें कहीं नहीं था, सेवा में कहीं पर नहीं लिखा था, तो साफ साफ लिखा है सेवा में लिखना पूर्णतः वर्जित है। ये देखिए, इसमें अर्ध सरकारी पत्र का एक नमूना दिया हुआ है, प्रत्येक चिन्ह, इधर देखिए प्रेषक का नाम, इनका पदनाम, दूरभाष, ईमेल। ये देखिए यहाँ पे जो प्रेषित है उनके आगे प्रेषरी संबोधन लगा हुआ है, अर्ध सरकारी पत्र संख्या, विभाग का नाम, दिनांक, ये सब, और बीच में ये इसका बॉडी कलेवर है। और यहाँ पे देखिए जो अधोलेख है वो दिया हुआ है, हस्ताक्षर यहाँ पे नाम दिया हुआ नहीं है। नीचे देखिए ये प्रेषित का नाम, पदनाम, इनका विभाग का नाम, इनका एड्रेस, और ये रहे नाम प्रेषक का। तो ये नमूना है, बहुत सारे इसमें नमूने दिए हुए, आराम से देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आगे देखिए, कुछ एक विशेषताएं अर्ध सरकारी पत्र की इसमें और दी हुई है, वो भी देख लेते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, इसके मसौदे में अपनत्व, अपनत्व निजता का बोध होता है। बिल्कुल व्यक्तिगत रूप में समकक्ष अधिकारी को लिखा जाता है, अपनत्व का इसमें बिल्कुल भाव होता है, तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। अर्ध सरकारी पत्र के लिए सामान्यतः विशेष प्रकार के छपे हुए पेड होते हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी लाइन टू लाइन एक मतलब पेपर में क्वेश्चन में दे सकते हैं और पूछ ले ये कथन सत्य है असत्य है। इसमें रंग संबंधी कोड निम्नानुसार है, मंत्री द्वारा भेजे जाने वाले अर्ध सरकारी पत्र में राष्ट्रीय प्रतीक व शीर्ष के नीले रंग में, अधिकारी द्वारा भेजे जाने वाले अर्ध सरकारी पत्र में राष्ट्रीय प्रतीक व शीर्ष लाल रंग में। ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे चलिए। अर्ध सरकारी पत्र एक ही पृष्ठ का होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। कैसा होना चाहिए, एक ही पृष्ठ का होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर दे दे
अर्ध सरकारी पत्र अनेक प्रश्न में होना चाहिए, तो वो कथन तो गलत ही होगा। तो एक ही प्रश्न में होना चाहिए। अर्ध सरकारी पत्र में दिया जाने वाला जो संदेश है वो लंबा हो तो उसका उल्लेख छोटे एवं सार गर्भित अनुच्छेदों में एक ही प्रश्न में किया जाना चाहिए। अगर संदेश लंबा हो तो उसका उल्लेख छोटे व सार गर्भित अनुच्छेदों में एक ही प्रश्न में करना होगा। ये बात है, कुल मिलाकर एक ही प्रश्न में ये लिखा जाएगा। विस्तृत वर्णन के लिए अलग से परिशिष्ट दिया जा सकता है, अलग से कोई परिशिष्ट कॉलम बना के उसको लिख सकते हैं, लेकिन इसका पृष्ठ एक ही होगा। इंपॉर्टेंट चीज इसमें संबोधन और अधोलेख का विशेष महत्व होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अर्ध सरकारी पत्र में संबोधन व अधोलेख का विशेष महत्व होता है। संबोधन जैसे अब मैंने देखा था अभी, प्रिय श्री है, प्रिय वर है, जो प्रेषित के लिखा गया है। अधोलेख के रूप में सबसे नीचे जैसे आपका, आपका आज्ञाकारी, इस प्रकार से। तो इसका विशेष महत्व इसमें होता है अर्ध सरकारी पत्र में। फिर देखिए कुछ ये जो वाक्य हैं अर्ध सरकारी पत्र के नमूने में या प्रारूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। देखिए, कृपया हमारा दिनांक, यहाँ पे दिनांक देना है, का पत्र संख्या देखे, ये लाइन अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में मिलेगी। इस मामले पर आवश्यक कार्रवाई करे और शीघ्र परिपत्र जारी करवा दे। इस मामले पर अपने विचारों से शीघ्र अवगत कराए। आप इस ओर व्यक्तिगत ध्यान दें और अपेक्षित सूचनाएं शीघ्र भिजवा दें। आपके कार्यालय के जिन दो सहायकों को हमारे कार्यालय में प्रतिनियुक्त पर भेजा जाना है उन्हें शीघ्र कार्य मुक्त कर दे, आदि कार्यालय का काम सुचारू रूप से चल सके। ये कुछ पंक्तियां हैं जो इसके प्रारूप में लिखी जाती है। विभागीय पदोन्नति समिति की रिपोर्ट आने तक कृपया इसे रोके रखें। फिर देखिए आगे, इस सहयोग के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। ये कुछ चीजें ध्यान में रखिएगा। अर्ध सरकारी पत्र को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? डेमो ऑफिशियल लेटर। ये भी ध्यान रखिएगा, डेमो ऑफिशियल लेटर या डीओ लेटर। क्या? डीओ लेटर। तो देखिए इस प्रकार से इस बुक में या इस पीडीएफ में अर्ध सरकारी पत्र से संबंधित इतना कुछ मैटर दिया हुआ है, और मैं कहता हूँ बहुत ही शानदार तरीके से दिया हुआ है। इसको आराम से पढ़ना है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से निकल के आती है। अब जैसे इस एक बुक को हमने एक बार पढ़ लिया, अब देखिए जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो दो बुक्स है, नवीन हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण जो रचना प्रबोध है, थोड़ा सी उन पर नज़र डालते हैं। ये नवीन हिंदी व्याकरण रचना जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है, उसमें अर्ध सरकारी पत्र से संबंधित कुछ मैटर दिया हुआ देख लेते हैं। देखिए, जब कोई सरकारी अधिकारी सरकारी कार्य के लिए किसी अन्य सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से, किस नाम से? व्यक्तिगत नाम से अपेक्षित सूचनाओं यानी सूचनाओं की अपेक्षा करता हो, सूचना मंगाने के लिए स्पष्टीकरण या सहमति प्राप्ति के लिए क्रम में अगर कोई पत्र भेजता है अथवा पूछता है या ध्यानाकर्षण करता है यानी उसका ध्यान दिलवाना चाहता है, तो वह व्यक्तिगत पत्र शैली में लिखा होने के कारण उसे अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। ये अर्ध सरकारी पत्र की, या हम यूँ कह सकते हैं कि परिभाषा एक रूप में दी हुई है। ऐसे पत्रों में बाईं ओर प्रेषक का नाम, इधर पद का उल्लेख होता है। दाईं ओर इस तरफ कार्यालय का पता लिखा जाता है। अगर हमारे दिमाग में प्रारूप आ रहा है तो चीज़ें तुरंत क्लियर हो रही। पत्र क्रमांक के पूर्व अर्धशासकीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कि सबसे ऊपर ही लिखा गया है। दिनांक दाईं ओर इस तरफ लिखी गई है। ये जो पत्र संख्या है, विभाग का नाम इसके नीचे, दिनांक दाईं ओर लिखी जाती है। दिनांक दाईं ओर लिखी जाती है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्रेषक का नाम, पद का उल्लेख होता है दाईं ओर, बाईं ओर। दाईं ओर कार्यालय का पता लिखा जाता है। अर्थशास्त्रीय शब्दों का प्रयोग होता है। फिर देखिए, जिसे यह पत्र लिखा जाता है उसके नाम या उपनाम के पूर्व यानी प्रेषिति, किसकी बात करें? प्रेषिति के पूर्व प्रिय श्री आदि संबोधन का प्रयोग होता है। हमने देखा था प्रारूप में। पत्र के अंत में
क्या दिया हुआ है, हितैषी, शुभचिंतक या विश्वास पात्र आदि शब्दों का प्रयोग भी होता है किसके रूप में, अधोलेख के रूप में। नीचे उसी अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं, किसके, उसी अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं एवं हस्ताक्षर के नीचे कोष्टक में नाम लिखा जाता है, लेकिन किंतु यहाँ पदनाम, पद का उल्लेख नहीं होता है, जो कि हमने देखा था प्रारूप में। सबसे नीचे दाईं तरफ पे अधिकारी का नाम है, लेकिन वहां पे पदनाम का उल्लेख नहीं। ऊपर प्रारूप के ऊपर में नाम और पदनाम दोनों का उल्लेख था, लेकिन यहाँ पे पदनाम का उल्लेख नहीं है। प्रेषित का नाम व पता सबसे नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। प्रेषित का नाम और पता सबसे नीचे बाईं ओर इस तरफ लिखा जाता है। तो ये चीज़ें इस बुक में दी हुई है। ये देखिए प्रारूप फिर से नज़र से निकालिए। यहाँ पे ये कार्यालय है, दिनांक, प्रेषक, पदनाम, अर्थशास्त्र के पत्र क्रमांक, ये देखिए संबोधन, प्रिय श्री, ये इसका कलेवर है। इधर देखिए ये अधोलेख के रूप में आपका शुभेच्छु, हस्ताक्षर नाम है, पदनाम यहाँ पे नहीं है। प्रेषित देखिए ओपी गुप्ता साहब है, इनका पदनाम है, इनका विभाग का नाम है, पता दिया हुआ है। तो ये चीज़ें इस बुक में दी हुई है। तो हमने 2 बुक पढ़ ली। अब देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एक बुक और है, रचना प्रबोध नाम से, वो देख। ये देखिए इस बुक में अर्ध सरकारी पत्र, डेमो ऑफिशियल लेटर, सरकारी कामकाज के संबंध में लिखे गए आत्मीयता के संस्पर्श से युक्त अनौपचारिक पत्र। ये पत्र किस शैली में लिखे जाते हैं, अनौपचारिक शैली में। ये इसमें नया इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आत्मीयता के संस्पर्श से अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी पत्र कहलाते हैं। सरकारी कामकाज के संबंध में लिखे गए आत्मीयता के संस्पर्श से युक्त अनौपचारिक पत्र क्या कहलाते हैं, अर्ध सरकारी पत्र या अर्ध शासकीय पत्र कहलाते हैं। लाइन टू लाइन यहाँ से क्वेश्चन बना है, आगे भी बनने की संभावना है। इस प्रकार के पत्र में आपसी सलाह मशविरा करने, वैचारिक आदान प्रदान करने हेतु, कोई सहायता चाहने या देने हेतु लिखे जाते हैं, और इस प्रकार के पत्र अपने समकक्ष अधिकारी को लिखे जाते हैं। ये बात हमने सबसे पहले ही क्लियर कर ली है, अपने समकक्ष अधिकारी को ये लिखे जाते हैं। फिर ये देखिए अर्थशास्त्र के पत्र का नमूना दिया हुआ है, जो कि हमने देख लिया है। इसमें भी दिया हुआ ये नमूना, बस ज्ञापन, इतना सी मैटर इस बुक में दिया हुआ है। और जो पिछली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक थी नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, उसमें भी थोड़ा सी मैटर से संबंधित है। अब देखिए हमने 3 बुक्स के माध्यम से केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली की जो बुक थी वो हमने पढ़ी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो दोनों बुक्स है वो हमने पढ़ी। यानी 3 बुक्स से हमने अर्धशासकीय पत्र टॉपिक को कवर किया है। 3 बुक से हमने इसको पढ़ा है, और तीनों बुक से हमें पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए या हुई है कि अर्थशास्त्रीय पत्र क्या होता है, क्या इसका क्लेवर होता है, क्या इसका प्रारूप या नमूना होता है, कौन सी चीज़ें किस तरह की जाती है प्रारूप में, यानी इसके जो प्रारूप के घटक है वो हमारे दिमाग में छपे, किन को ये पत्र लिखे जाते हैं, क्या इसकी भाषा से लिए, और क्या इसमें कुछ अन्य विशेषताएं, ये चीज़ें हमारे दिमाग में क्लियर हुई है। हमने एक बार पढ़ाई सिर्फ, अब क्या करना है वापिस। वैसे देखा जाए तो जो सबसे पहले हमने पढ़ी है पत्राचार्य मसौद लेखन की जो बुक है केंद्रीय शिक्षण प्रशिक्षण नई दिल्ली की, सारी चीज़ें बहुत कुछ मैटर, यानी इस टॉपिक का पूरा सारांश उसमें लगभग दे रखा है। लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स है इनमें हालांकि मैटर कम है, लेकिन लाइन टू लाइन प्रश्न यहाँ से भी बने। यहाँ पे 4-5 लाइनें दी हुई है लेकिन प्रश्न यहाँ से बनता है, तो हमने ये भी देख लिया। अब एक बार पढ़ लिया हमने, अब दोबारा हमें क्या काम करना है, वापिस इनको पढ़ना है। अब हमें कॉपी पेन लेकर बैठना है और नोट्स की तैयारी करनी। वापिस चलते हैं वहाँ पे, ये देखिए वापिस ये केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली की जो बुक है पत्राचार्य मसौद लेखन, यहीं से हमने शुरुआत की थी। नोट्स हमें शुरू करने सबसे पहले हेडिंग डालना है अर्ध सरकारी पत्र। अब इसके तहत सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखनी है, किसे कहते हैं। हालांकि इसमें कोई विशेष परिभाषा के संबंध में नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो दोनों बुक्स है उसमें बहुत अच्छे तरीके से इनकी परिभाषा दी हुई है। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दोनों बुक है जैसे उनमें दिया हुआ है कि सरकारी कामकाज के संबंध में लिखे गए आत्मीयता के संस्पर्श युक्त
अनौपचारिक पत्र अर्ध सरकारी पत्र कहलाते हैं। ये लाइन आप बिल्कुल लिखिए नोट्स में। फिर इस प्रकार के पत्र आपसी सलाह मशविरा करने, वैचारिक आदान प्रदान करने हेतु लिखे जाते हैं। ये लाइन लिखिए। दूसरी जो बुक उसमें क्या दिया हुआ है कि जब कोई सरकारी अधिकारी सरकारी कार्य के लिए अन्य किसी सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से अपेक्षित सूचनाओं, स्पष्टीकरण, सम्मति प्राप्ति के क्रम में कोई पत्र भेजता है अथवा पूछता है, ध्यानाकर्षण करता है, तो व्यक्तिगत शैली में जो पत्र लिखा जाता है उसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। ये इनकी परिभाषा होगी। तो वहाँ से आप 2-3 लाइनें लिखे, परिभाषा क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में क्या करना है, फिर देखिए इसका ये प्रयोजन लिखना है कि किस मामले में लिखा जाता है। तो किसी भी मामले पर विशेष ध्यान दिलाने के लिए व्यक्तिगत ध्यान देकर कार्य के शीघ्र निपटान हेतु ये पत्र लिखा जाता है। ये इसका प्रयोजन है, उद्देश्य है। किसके लिए लिखा जाता है, तो ये रही राजपत्रित अधिकारियों के बीच गैर सरकारी संस्थाओं के अधिकारियों के लिए ये लिखा जाता है। ये लाइन भी आप नोट्स में लिखे। फिर ये लिखे किन मामलों में, 500 पॉइंट लिख लीजिए। किन मामलों में लिखा जाता है, 500 के 500 पॉइंट नोट्स में आएंगे। परिभाषा आ गई, इसका उद्देश्य वो आ गया। फिर ये किन मामलों में लिखा जाएगा, ये आ जाएगा। भाषा शैली, क्या इसकी भाषा शैली है। अब यहाँ पे मान लो दिया हुआ भाषा सरल और स्पष्ट होती है, और अगर प्रश्न में दे दे कि क्या इसकी भाषा आदेशात्मक होती है, तो सब आदेशात्मक कहाँ होगी, आदेशात्मक कहाँ होगी, तो गलत हो गया वो। इस प्रकार से लिखना है। उत्तम पुरुष एक वचन, अगर प्रश्न में दे दे कि ये अन्य पुरुष में लिखा जाता है, तो अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता, तो गलत हो गया। तो ये चीज़ें लिखनी जरूरी है। इसलिए व्यक्तिगत मित्रवत होती है, तो ये पॉइंट यहाँ पे भाषा शैली के संबंध में लिखे। फिर आप इसका प्रारूप बनाए, अपने नोट्स में इसका प्रारूप बनाए। प्रारूप बन गया और प्रारूप अगर दिमाग में छप गया ना, तो बहुत सारी चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएगी। इसका प्रारूप बनाए, ऊपर लिखिए प्रारूप। फिर ये जो चीज़ें लिखे यहाँ पे, किस तरफ क्या है, किस तरफ क्या है, सारी चीज़ें लिखे। फिर नीचे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं, वो देखिए। जैसे अर्ध सरकारी पत्र का शीर्ष सामान्यतः मुद्रित होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट्स में तो ये लिखनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है, लाइन टू लाइन प्रश्न बनता है कि अर्ध सरकारी पत्र के संबंध में कौन सा कथन असंगत है। तो कोई से भी लाइन उठाकर दे सकते हैं वहाँ पे। शीर्ष सामान्यतः मुद्रित होता है, अगर यहाँ पे दे दिया कि मुद्रित नहीं होता है, तो वो लाइन गलत हो गई। तो ये पॉइंट लिखना जरूरी है। ये चीज़ें आ गई साहब। अब इनको भी लिखना पड़ेगा नोट्स में कि संबोधन में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विषय व संदर्भ नहीं लिखा जाता है, अगर प्रश्न में दे दे कि विषय व संदर्भ लिखा जाता है, तो लाइन गलत हो गई। संबोधन हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी स्वयं करता है, सेवा में लिखना पूर्णतः वर्जित है। ये पॉइंट है, अगर प्रश्न में दे दे कि सेवा में लिखा जाता है, तो गलत हो गई साहब। इसलिए ये हर चीज़ लिखनी जरूरी है नोट्स में। फालतू चीज़ें तो है ही नहीं। प्रश्न बना है यहाँ से। पीछे के क्वेश्चन मैंने देखे हैं पहले, आपको मैंने पहला स्टेप यही बताया था कि पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्न देखे, तो वो प्रश्न मैंने देख लिए हैं, इसलिए ये बता रहे हैं। तो ये चीज़ें लिखनी। तो इस प्रकार से आप 2-3 बुक्स का सहारा लेके नोट से तैयार कर सकते हैं। तो ये पहला जो टॉपिक है अर्ध शासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र का हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ से जो जो क्वेश्चन आए हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के तहत, जो प्रश्न पूछे गए हैं इन टॉपिक से, वो आज के टेस्ट में आपको पूरे प्रश्न मिलेंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर पूरा होता है अर्ध सरकारी पत्र। दूसरा बिंदु था कार्यालय ज्ञापन। कौन सा था, कार्यालय ज्ञापन। क्या इसका क्या प्रयोजन है, देखिए। विभागों, मंत्रालयों या कर्मचारियों, इनको विभागों, मंत्रालयों या कर्मचारियों को सूचना देने के लिए अथवा सूचना मंगाने के लिए तथा संबंध व अधीनस्थ कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार करने के लिए। किसके लिए, मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों एवं कर्मचारियों के लिए। मंत्रालयों के लिए, विभागों के लिए, कार्यालयों या कर्मचारियों, सभी के लिए ये पत्र यानी ज्ञापन काम में लिया जाता है। तो ये इसका प्रयोजन था कि विभागों, मंत्रालयों, कर्मचारियों को सूचना देने, वहाँ से सूचना मंगवाने के लिए, संबंध व अधीनस्थ कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार करने के लिए क्या लिखा जाएगा साहब, ज्ञापन लिखा जाएगा। कोई सूचना देनी हो, कोई सूचना मंगवानी हो,
किसी कर्मचारी से, किसी मंत्रालय से, किसी विभाग से, तो क्या लिखेंगे? ज्ञापन लिखेंगे। किन मामलों में लिखा जाता है? पॉइंट 1 देखिए, पत्र का प्रयोग दो मंत्रालयों के बीच नहीं किया जाता, इसलिए अन्य मंत्रालयों विभागों से पत्र व्यवहार करने के लिए, यानी केवल दो मंत्रालयों के बीच इसका मतलब व्यवहार नहीं किया जाता है, अन्य मंत्रालयों विभागों से पत्र व्यवहार करने के मामले में ये लिखा जाता है। विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों से सूचना मांगने या उन्हें किसी भी प्रकार की सूचना देने के लिए ज्ञापन लिखा जाता है। यानी किसी भी विभाग में काम करने वाले जो कर्मचारी है, उनसे कोई सूचना हमें मंगानी है या कोई सूचना उनको हमें देनी है, तो क्या लिखेंगे? ज्ञापन लिखेंगे। संबंध व अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्र व्यवहार करने के लिए, यानी एक कार्यालय से संबंधित अगर कोई दूसरा अधीनस्थ कार्यालय है, तो उनसे हमें अगर कोई पत्र व्यवहार करना है, तो भी हम क्या लिखेंगे? ज्ञापन लिखेंगे साहब, ज्ञापन। अब बात करते हैं इसकी भाषा शैली की। कार्यालय ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? अन्य पुरुष शैली में। तो बताइए, अर्ध सरकारी पत्र कैसे लिखा जाता है? उत्तम पुरुष एक वचन में हमने पढ़ा था, तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। इसकी भाषा पत्र के समान आदेशात्मक नहीं होती है, न ही अर्ध सरकारी पत्र की तरह मित्रतापूर्ण। अर्ध सरकारी पत्र की भाषा कैसी थी? मित्रतापूर्ण, मित्रवत। हमने पढ़ा था ना, अर्ध सरकारी पत्र की भाषा मित्रवत होती है। और इसकी भाषा आदेशात्मक भी नहीं होती, आदेशात्मक नहीं होती। इसकी भाषा में अनुरोध आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसकी भाषा में अनुरोध किया जाता है, अगले से अनुरोध किया जाता है। तो मित्रतापूर्ण भाषा नहीं होगी, आदेशात्मक भाषा इसकी नहीं होगी, अन्य पुरुष शैली में ये लिखा जाता है। ये इसकी भाषा के संबंध में चीजें थी। फिर देखिए इसका प्रारूप क्या है। सबसे ऊपर संख्या, भारत सरकार, मंत्रालय, विभाग का नाम और पत्र प्रारूप के किस तरफ? दाईं तरफ स्थान और दिनांक का उल्लेख है। बीच में कार्यालय ज्ञापन शब्द लिखा है और विषय का उल्लेख है। अर्ध सरकारी पत्र में विषय शब्द नहीं आया था, तो इसमें क्या है? इस प्रारूप का घटक क्या है? विषय इसका घटक है, ये घटक होते हैं। तो इसका ये घटक है, क्या है? विषय इसमें उल्लेख होता है। बीच में बॉडी क्लेवर आ गया। फिर देखिए यहाँ पे हस्ताक्षर, अवर सचिव भारत सरकार यानी पदनाम का उल्लेख, दूरभाष संख्या। सेवा में, अर्ध सरकारी पत्र में हमने क्या लाइन पढ़ी थी? सेवा में लिखना पूर्णतः वर्जित है, लेकिन साहब यहाँ तो सेवा में लिखा हुआ है, ये क्या है? ज्ञापन, अर्ध सरकारी पत्र नहीं। तो अर्ध सरकारी पत्र में सेवा लिखना पूर्णतः वर्जित था, ज्ञापन में सेवा में लिखा जाता है, ये लिखा हुआ है। तो ये इसका प्रारूप था, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब देखिए प्रारूप के संबंध में मुख्य बातें। प्रारूप दिमाग में होना चाहिए। पहला पॉइंट, कार्यालय ज्ञापन के सभी प्रारूप में सबसे ऊपर मध्य में पत्र के समान संख्या लिखी जाती है। सबसे ऊपर बीच में क्या लिखी जाती है? संख्या लिखी जाती है। उसके नीचे भारत सरकार, हमने भी देखा था भारत सरकार, भारत सरकार के नीचे मंत्रालय का नाम और सबसे नीचे विभाग लिखा जाता है। सबसे ठेठ प्रारूप के सबसे नीचे की बात नहीं कर रहा है, प्रारूप के शीर्ष की बात कर रहा है। प्रारूप के दाईं ओर खाली स्थान में जगह का उल्लेख, इधर दाईं ओर जगह का उल्लेख, और इसके ठीक नीचे दिनांक लिखा जाता है, जिसमें कार्यालय ज्ञापन भेजने की तारीख लिखी जाती है। प्रारूप के मध्य में कार्यालय ज्ञापन, प्रारूप के बिल्कुल मध्य में बीच में क्या लिखा जाता है? कार्यालय ज्ञापन। सभी में समान रूप से लिखा जाता है क्या? कार्यालय ज्ञापन। प्रारूप के बाईं ओर इस तरफ विषय लिखा जाता है, जो कि हमने अभी प्रारूप में देखा था, विषय लिखा जाता है, जिसमें कार्यालय ज्ञापन का विषय संक्षेप में लिखा जाता है। कार्यालय ज्ञापन के पहले अनुच्छेद पर क्रमांक नहीं लिखा जाता, यह इंपॉर्टेंट चीज। कार्यालय ज्ञापन का जो पहला फर्स्ट अनुच्छेद है, उसमें क्रमांक नहीं लिखा जाता है, परंतु दूसरे अनुच्छेद के प्रारंभ में नंबर 2 लिखा जाता है। पहला अनुच्छेद है, उसमें 1 नंबर नहीं लिखेंगे, लेकिन जो ही दूसरा अनुच्छेद शुरू करेंगे वहाँ पे 2 नंबर लिखेंगे, क्रमांक लिखेंगे। तो इस ज्ञापन के प्रारूप में दूसरे अनुच्छेद से क्रमांक लिखा जाता है, पहले से नहीं। इसी प्रकार तीसरे चौथे अनुच्छेद पर भी क्रमशः 3 और 4 लिखा जाता है। कार्यालय ज्ञापन के कलेवर संबंधी नमूने आगे
दिए हुए हैं। कलेवर के पश्चात प्रारूप के दाईं ओर भेजने वाले अधिकारी का नाम कोष्ठक में लिखा जाता है। तो ये चीज़ें इसके प्रारूप से संबंधित थी कि क्या प्रारूप के घटक है, क्या चीज़ें इसमें ऐड होती है, क्या चीज़ें इसमें नहीं लिखी जाती। यहाँ पे देखिए, कलेवर के पश्चात प्रारूप के दाईं ओर भेजने वाले अधिकारी का नाम और कोष्ठक के बीच में क्या है, यानी कोष्ठक के बीच में अधिकारी का नाम लिखा जाता है। इसके ऊपर हस्ताक्षर के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ना अनिवार्य है। तदुपरांत नीचे अधिकारी का पदनाम और भारत सरकार लिखा जाता है। पदनाम का उल्लेख होता है साहब इसमें। इसकी अगली पंक्ति में टेलीफोन संख्या लिखी जाती है। विभिन्न मामलों स्थितियों की भिन्नता के आधार पर कार्यालय ज्ञापन एक से अधिक मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों को प्रेषित किया जा सकता है। अंत में बाईं ओर सेवा में लिखकर भारत सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग आदि लिखा जाता है। क्रम संख्या लिखकर जिन्हें कार्यालय ज्ञापन भेजना होता है उनके नाम, पदनाम आदि का उल्लेख करना भी अनिवार्य है। तो ये ज्ञापन के संबंध में चीज़ें थी। तो प्रारूप अगर आपके दिमाग में है तो सारी चीज़ें याद करने में आसानी हो जाती है। तो ये देखिए इसका नमूना। सबसे ऊपर संख्या, भारत सरकार, विभाग का नाम, इधर देखिए स्थान है, दिनांक है, सबसे बीच में बॉडी में क्या है, कार्यालय ज्ञापन है, विषय का उल्लेख है इसमें बिल्कुल, ये इसका कलेवर है। फिर इस तरफ देखिए हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर के नीचे खाली स्थान नाम के लिए, पदनाम लिखा हुआ है, ये चीज़ें, ये सेवा में लिखा हुआ है। तो ये इसका प्रारूप था। अब यही चीज़ें ज्ञापन के संबंध में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो दोनों बुक्स है उसमें भी दी हुई है, क्वेश्चन वहाँ से भी बनता है, तो वो भी आप देखिए। फिर अगले स्टेप में वापस यहाँ पे आइए, फिर नोट्स तैयार कीजिए। तो मैं हालांकि अब वो बुक्स नहीं पढ़, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक्स है वो नहीं पढ़ रहा हूँ, उनको आप पढ़े, फिर ज्ञापन से संबंधित नोट्स तैयार करें, तो 2 टॉपिक क्लियर होते हैं। चलिए फिर एक बार देख ही लेते हैं। हिंदी व्याकरण नवीन रचना जो प्रबोध की बुक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसमें देखिए ज्ञापन से संबंधित क्या दिया हुआ देखिए। सरकारी पत्राचार में जब अपने समकक्ष या अधीनस्थ कर्मचारी को सामान्य संदेश प्रेषण के लिए लिखा गया पत्र ज्ञापन कहलाता है। अपने समकक्ष या अधीनस्थ कर्मचारी को कोई सामान्य संदेश भेजना हो तो क्या लिखेंगे, ज्ञापन लिखेंगे। ज्ञापन की कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें दी हुई है। अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, बिल्कुल अन्य पुरुष शैली में। इसमें अभिवादन नहीं होता है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसमें कोई अभिवादन नहीं होता, कोई संबोधन नहीं होता है। फिर देखिए एक ही अनुच्छेद में होता है, ज्ञापन भी एक ही अनुच्छेद में होता है। हमने पढ़ा था अर्ध सरकारी पत्र भी एक ही अनुच्छेद में लिखा जाता है, ज्ञापन भी साहब एक ही अनुच्छेद में। अंत में प्रशंसा वाक्य नहीं होता इसमें, इसमें कोई प्रशंसात्मक वाक्य अंत में नहीं होता है। प्रेषिति जिसे भेजा जा रहा है उसका नाम व पता अंत में बाईं तरफ लिखा जाता है। तो ये चीज़ें ज्ञापन के संबंध में इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में दी हुई है और ये इसका प्रारूप है। तो कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, आप आराम से देख सकते हैं। और फिर पूरी चीज़ें पढ़ने के बाद, एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़े, फिर नोट्स तैयार करें, ये चीज़ें अच्छे से नोट्स में ऐड करें, क्वेश्चन तो यहीं से बनने। तीसरा पॉइंट इसमें आता है अधिसूचना। हमने अर्ध सरकारी पत्र के बारे में देखा, हमने ज्ञापन के बारे में देखा। तीसरा बिंदु है अधिसूचना, नोटिफिकेशन। क्या है नोटिफिकेशन, देखिए क्या उद्देश्य है इसका। अधिसूचना पत्राचार का ऐसा रूप है जो भारत सरकार के राजपत्र यानी गजट में प्रकाशित किया जाता है। तो इस पार्ट में हमें इससे संबंधित है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। फिर देखिए इसका प्रयोग, ये देखिए सीधा यहीं से आइए। अधिसूचना का प्रयोग, पहला पॉइंट है राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति। राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति आदि की सूचना राजपत्र यानी गजट में अधिसूचना के रूप में प्रकाशित की जाती है। किस रूप में, अधिसूचना के रूप में प्रकाशित की जाती है। राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति की सूचना
राजपत्र में अधिसूचना के रूप में प्रकाशित की जाती है। सांविधिक नियमों और आदेशों की सूचना। सांविधिक नियमों और आदेशों की सूचना राजपत्र में अधिसूचना के रूप में दी जाती है। शक्तियों के सौंपे जाने की घोषणा भी अधिसूचना के रूप में राजपत्र में प्रकाशित की जाती है। किसी भी कार्यालय विभाग को अगर कोई शक्तियाँ सौंपी जाती है तो उसकी सूचना भी अधिसूचना के रूप में गजट में प्रकाशित की जाती है। तो इस रूप में अधिसूचना का प्रयोग होता है। ये चीज़ें देख ली। बाकी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है उसमें इसकी अलग से भी परिभाषा दी हुई है। जैसे देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। हाँ, सेम ही चीज़ें उसमें दी हुई है, जिसमें जो यहाँ पे लिखा है वही उनमें दिया हुआ है। फिर देखिए ये अधिसूचना का प्रारूप के संबंध में। अधिसूचना का प्रारूप अन्य मसौदों से कुछ भिन्न होता है। भारत सरकार के गजट में प्रकाशित किया जाता है तो अन्य जो पत्र लेखन के जो प्रारूप है उनसे थोड़ा भिन्न होता है। इसमें सबसे ऊपर भारत के राजपत्र के भाग व भाग संख्या व खंड संख्या में प्रकाशन के लिए लिखा जाता है। ये लाइन इसमें सबसे ऊपर लिखी जाती है। इसके बाद में फाइल संख्या, इसके बाद में क्या होता है, फाइल संख्या लिखी जाती है। कुछ मंत्रालय कार्यालय हस्ताक्षर से ऊपर भी फाइल संख्या लिखते हैं। इसके पश्चात भारत सरकार मंत्रालय विभाग का नाम, कार्यालय का नाम, पता व स्थान व दिनांक इसमें लिखे जाते हैं। फिर बीच में अधिसूचना लिखा जाता है। बीच में अधिसूचना इसमें लिखा जाता है। इसमें किसी प्रकार का संबोधन व अधोलेख नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, किसी प्रकार का कोई संबोधन नहीं होता है, ना कोई इसमें अधोलेख होता है। और संबोधन अधोलेख क्या होता है ये चीज़ें मैंने सबसे पहले बताई थी आपको। जैसे अर्ध सरकारी पत्र में होता है संबोधन व अधोलेख, तो इसमें कोई संबोधन व अधोलेख नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज। जिन अधिसूचनाओं द्वारा सांविधिक नियमों आदेशों की घोषणा की जाती है उनके कलेवर के प्रारंभ में सामान्य सांविधिक आदेश संख्या या सांविधिक आदेश संख्या आदि दिया जाता है। सामान्यतः सचिव व संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सचिव व संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा ही अधिसूचना जारी की जाती है। फिर देखिए अधिसूचना में हस्ताक्षर के पहले फाइल संख्या दी जाती है। हस्ताक्षर के पहले इसमें क्या दी जाती है, फाइल संख्या दी जाती है। उसके बाद बाईं तरफ सेवा में का उल्लेख इसमें भी है। ज्ञापन में भी हमने क्या पढ़ा था, सेवा में का उल्लेख है। इसमें भी सेवा में का उल्लेख है, अधिसूचना में भी, लेकिन अर्ध सरकारी पत्र में नहीं था। प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय का उल्लेख किया जाता है। अंत में जिन जिन को अधिसूचना की प्रतियां प्रस्तांकित की जानी है या की जाती है उनका भी इसमें उल्लेख होता है। प्रस्तांकन इस प्रकार से किया जाता है, ये देखिए इसका दिया हुआ है। जैसे स्थान, दिनांक, प्रतिलिपि सूचना के लिए निम्नलिखित को जिनको ये मतलब भेजी जानी अधिसूचना उनके नाम यहाँ पे लिखे जाते हैं। ये इसका प्रारूप व कलेवर है। भारत सरकार के राजपत्र भाग खंड संख्या में प्रकाशनाथ, यहाँ पे संख्या, भारत सरकार, मंत्रालय का नाम, विभाग का नाम, स्थान और दिनांक का भी इसमें उल्लेख है। सबसे बीच में देखिए अधिसूचना शब्द लिखा जाता है। और फिर देखिए सबसे नीचे ये सेवा में रहा, सेवा में लिखा जाता है। इधर देखिए हस्ताक्षर, नाम और पदनाम, यहाँ पे देखिए भारत सरकार मुद्रणालय, स्थान का नाम और जिनको भेजी गई है उनका भी उल्लेख इसमें दिया हुआ है। सबसे नीचे हस्ताक्षर और विभाग का नाम। तो ये इसका प्रारूप था। इसका प्रारूप भी आप नोट्स में बनाइए और प्रारूप को जितना अच्छे तरह से दिमाग में रखेंगे उतने ही क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। फिर देखिए अधिसूचना को जो प्रारूप है वो तैयार करते समय कुछ सावधानी है, वो क्या क्या वो इसमें दी हुई। देखिए इन मसौदे में कहीं भी काट छांट, लिखे पर लिखा, यहाँ तक कि हस्ताक्षर के साथ भी संशोधन नहीं होना चाहिए। मसौदे की प्रथम टाइप प्रति ही प्रेस में भेजी जानी चाहिए। पहली जो प्रति टाइप करवाई है वही प्रेस में जाएगी। कार्बन प्रति या साइक्लोडाइस्ड प्रति नहीं भेजी जाए, यानी उस प्रति की
आप फोटोकॉपी या कार्बन प्रति नहीं भेज सकते, मूल प्रति भेजें। इस पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए, सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर हो, कृत्य के रूप में किसी अन्य के नहीं होने चाहिए। हस्ताक्षर स्याही से होने चाहिए, किससे? हस्ताक्षर स्याही से होने चाहिए। अधिसूचना की प्रेस को भेजे जाने वाली प्रति को छोड़कर दूसरी प्रतियों पर प्रस्तांकन टाइप किया जाना चाहिए। यानी अधिसूचना की जो पहली प्रति है, मूल प्रति जो आपने प्रेस में भेजी है, उसको छोड़कर जो दूसरी प्रति है उस पर प्रस्तांकन करना चाहिए। यानी ये दूसरा पृष्ठ है, तीसरा, उस पर करना चाहिए, उस मूल पहली प्रति पर नहीं टाइप किया जाना चाहिए। लेकिन जिस अधिसूचना के द्वारा सांविधिक नियमों आदेशों की घोषणा की जाती है, उसकी प्रतिलिपियों को अन्यत्र भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये चीज़ें अधिसूचना के संबंध में इसमें दी हुई है, इनको आप आराम से पढ़ें और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में दी हुई है वहाँ से भी पढ़ें, फिर आप नोट्स की तरफ बढ़े, आराम से अच्छे से नोट्स बनाएं। चौथा पॉइंट आता है परिपत्र। हमने अर्ध सरकारी पत्र देखा, हमने ज्ञापन के संबंध में देखा, हमने अधिसूचना के संबंध में देखा। चौथा पॉइंट सिलेबस में परिपत्र। देखिए, यदि किसी मंत्रालय या विभागीय कार्यालय को अपने अधीनस्थ कार्यालय, कोई भी कार्यालय है, कोई भी मंत्रालय, तो अपने अधीनस्थ कार्यालय या अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी है उनसे कोई सूचना मंगानी हो या उन्हें किन्हीं सरकारी आदेशों या अनुदेशों की अगर कोई सूचना देनी हो तो क्या लिखा जाएगा? परिपत्र लिखा जाएगा साहब। ये इसकी परिभाषा है। यह प्राय आंतरिक होता है, यानी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भेजा जाता है तो आंतरिक ही होगा, अर्थात इसका प्रयोग उसी मंत्रालय या विभाग या कार्यालय तक सीमित रहता है। यह परिपत्र उसी मंत्रालय, उसी विभाग या कार्यालय तक ही सीमित रहता है, इनका ये निजी मामला ही है। उस कार्यालय से बाहर ये पत्र व्यवहार नहीं होता है। एक मंत्रालय, विभाग, कार्यालय के परिपत्र में दी गई हिदायतों को मानने के लिए अन्य मंत्रालय, कार्यालय बाध्य नहीं होते हैं। यानी एक ये जो कार्यालय परिपत्र में दी गई जो हिदायतें हैं उनको मानने के लिए अन्य जो मंत्रालय और कार्यालय होते हैं वो बाध्य नहीं होते। यदि जारी परिपत्र के अनुदेशों को दूसरे विभाग के कार्यालय को अपने कर्मचारियों पर लागू करना हो तो दूसरे विभाग के कार्यालय को अलग से परिपत्र जारी करना आवश्यक होता है। यानी अन्य जो विभाग कार्यालय वो अगर कोई सूचना लागू करना चाहते हैं तो उनको अलग से परिपत्र जारी करना होगा। इसका क्या प्रयोजन है? देखिए, परिपत्र का प्रयोग सरकारी नियमों अनुदेशों को आवश्यकता अनुसार कार्यालय के अधीनस्थ कर्मचारियों को सामान्य रूप से कोई सूचना देना हो तब किया जाता है। इसलिए इसे पत्राचार का रूप नहीं माना जाता। यानी जो ये परिपत्र है ये पत्राचार का रूप नहीं माना जाता। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ। परिपत्र पत्राचार का रूप नहीं माना जाता। अगर क्वेश्चन में लाइन बने कि परिपत्र पत्राचार का रूप माना जाता है तो वो फैक्ट गलत है। परिपत्र पत्राचार का रूप नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि परिपत्र में किसी प्रकार के उत्तर की अपेक्षा अनिवार्यता नहीं की जाती। सामने वाला जवाब दे इसकी अपेक्षा बिल्कुल इसमें नहीं की जाती। यदि किसी व्यक्ति विशेष को कोई आदेश अनुदेश देने हो या कोई सूचना प्राप्त करनी हो तो परिपत्र का प्रयोग न करके आदेश का प्रयोग किया जाता है। यानी सामने वाले से हमें अगर कोई उत्तर की अपेक्षा रखनी है तो फिर परिपत्र नहीं लिखा जाना चाहिए, फिर आदेश लिखा जाएगा। तो ये परिपत्र का प्रयोजन था। अब देखिए परिपत्र की क्या विशेषताएं हैं। परिपत्र को पत्राचार का रूप नहीं माना जाता। ये इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं माना जाता। परिपत्र में किसी प्रकार के उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती साहब। परिपत्र में संदर्भ संबोधन अधोलेख नहीं होता है। ना कोई इसमें संदर्भ होता है, ना कोई इसमें संबोधन होता है, ना कोई इसमें अधोलेख होता है। तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रारूप, ऊपर परिपत्र संख्या, फिर भारत सरकार, विभाग, कार्यालय का नाम, स्थान और दिनांक प्रारूप के दाईं तरफ। फिर देखिए ये विषय का उल्लेख है। ध्यान दीजिए, प्रारूप देखोगे तभी चीजें क्लियर होगी। विषय का इसमें उल्लेख है, ये इसका बीच में बॉडी क्लेवर आ जाएगा। सेवा में भी लिखा गया है,
सेवा में भी है। इधर देखिए दाईं तरफ हस्ताक्षर और पदनाम है, तो छोटा सी की प्रारूप इसका कोई ज़्यादा बड़ा नहीं। आप नोट्स में आराम से बनाए और बार बार पढ़े तभी ये क्लियर होगा। फिर देखिए परिपत्र के संबंध में कुछ विशेषताएं और दी हुई है। परिपत्र के मसौदे में सबसे ऊपर बीचों बीच संख्या, मंत्रालय, विभाग का नाम और उसके दाहिनी ओर कार्यालय का पता व दिनांक लिखा जाता है। ये चीज़ें यहाँ से इम्पोर्टेंट है जो कि प्रारूप में दी हुई है। इसमें संबोधन व अधोलेख नहीं होता है। बीचों बीच में परिपत्र लिखा जाता है, ना कोई इसमें संबोधन होता है, ना कोई इसमें अधोलेख होता है, और बीच में परिपत्र लिखा जाता है। विषय व संदर्भ इसमें लिखा जाता है, तो विषय का उल्लेख हमने भी देखा है, विषय होता है, इसमें संदर्भ भी होता है, यह भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अंत में दाहिनी ओर जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर के नीचे पदनाम का भी उल्लेख होता है। बाईं ओर सेवा में लिख कर, यानी सेवा में भी इसमें लिखा जाता है, सेवा में भी लिखा जाता है। जिन जिन अधिकारियों को भेजना है उनका भी इनमें उल्लेख किया जाता है, अधिसूचना की तरह किन को भेजना उनका भी उल्लेख किया जाता है। यदि सूचना पूर्णतः सामान्य हो तो नीचे संबंधित कर्मचारियों के लिए लिख दिया जाता है। ये लाइन नीचे लिखी जाती है, सभी संबंधित कर्मचारियों के लिए, यानी कोई पूर्णतः सामान्य सूचना हो जो कि सभी पर लागू हो तो ये लाइन लिखी जाती है। तो साथियों ये परिपत्र के संबंध में जानकारी थी। ये इसका जो प्रारूप है देखिए, संख्या, भारतीय डाक विभाग कार्यालय का नाम, स्थान, दिनांक, सबसे बीच में परिपत्र, ये देखिए विषय का इसमें उल्लेख है, हस्ताक्षर, ये सेवा में लिखा हुआ है। इसके अलावा देखिए बहुत सारे इसमें नमूने दिए हुए हैं। तो ये जो टॉपिक है हमारा चौथा, परिपत्र क्लियर होता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स में भी इनसे संबंधित दिया हुआ है, वहाँ से भी आप पढ़े। परिपत्र को ये सर्कुलर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सर्कुलर इसको कहा जाता है। इसको गस्ती पत्र भी कहा जाता है, इसको गस्ती पत्र भी कहा जाता है। तो जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है, जो 2 बुक्स है उनमें भी इसी संबंधित मैटर दिए गए, वो भी आप पढ़े। तीनों पढ़ने के बाद फिर नोट्स बनाए, फिर देखना। जैसे देखिए परिपत्र जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में दिया हुआ है, गस्ती पत्र कहा जाता है, इसको सर्कुलर कहा जाता है। जब एक ही सूचना, आदेश, निर्देश या संदेश से कई व्यक्तियों, कार्यालयों को भेजना हो, ऐसी स्थिति में लिखा गया पत्र क्या कहलाता है, परिपत्र या गस्ती पत्र, परिपत्र या गस्ती पत्र। परिपत्र में एक सरकारी पत्र के सभी लक्षण होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सरकारी इसमें नई चीज आएगी, परिपत्र में एक सरकारी पत्र के सभी लक्षण होते हैं, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट देखिए, किंतु इसमें प्रेषित के पद के नाम के पूर्व समस्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो प्रेषित होता है उसके जो पदनाम है उसके पूर्व किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, समस्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर देखिए परिपत्र को आवश्यकता अनुसार टाइप, साइक्लो स्टाइल या छपवा लिया जाता है। तीसरा पॉइंट, परिपत्र की सभी प्रतियों पर अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होते, सभी प्रतियों पर अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होते, केवल कार्यालय प्रति पर ही होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सभी प्रतियों पर अधिकारी के हस्ताक्षर न होकर केवल कार्यालय प्रति पर अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। तो ये चीज़ें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में दी हुई है परिपत्र से संबंधित, ये इसका नमूना दिया हुआ है। देखिए परिस्थिति, क्रमांक, विषय का उल्लेख है। हमारा 5वां पॉइंट आता है प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस टिप्पणी। प्रेस विज्ञप्ति क्या उद्देश्य है इसका, सरकार के कार्यकलापों और नीतियों की व्यापक जानकारी जन सामान्य को देने के लिए प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस टिप्पणी का प्रयोग किया जाता है। सरकार के कार्यकलापों और जो नीतियां हैं, सरकार के जो कार्यकलाप है, किस प्रकार की कार्य सरकार कर रही है, कौन सी नीतियां सरकार अपना रही है, उन नीतियों की व्यापक जानकारी जन सामान्य यानी जनता को देने के लिए क्या लिखा जाएगा, प्रेस विज्ञप्ति। फिर देखिए परिचय, सरकारी पत्राचार के विविध प्रारूपों जैसे सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन,
कार्यालय आदेश, परिपत्र आदि का संबंध सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच होता है, जबकि कई सरकारी सूचनाओं, कार्यकलापों और नीतियों की व्यापक जानकारी जन सामान्य को सूचित करने के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई जाती है। उसके लिए प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस टिप्पणी का सहारा ही लिया जाता है। क्या कहना चाह रहा है कि अगर कोई सरकारी सूचनाएं हैं, सरकार के कार्यकलाप है या नीतियों की अगर व्यापक जानकारी हमें जन सामान्य जनता को देनी है तो फिर समाचार पत्रों में क्या प्रकाशित करवाई जाएगी? प्रेस विज्ञप्ति। क्या होगी? प्रेस विज्ञप्ति। अब देखिए प्रेस विज्ञप्ति के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों, परीक्षा परिणामों, पदों को भरने हेतु विज्ञापन आदि का प्रकाशन समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति द्वारा किया जाता है। पहला इंपॉर्टेंट है, प्रेस विज्ञप्ति अनौपचारिक होती है। साफ हर सरकारी पत्र की तरह प्रेस विज्ञप्ति अनौपचारिक होती है, इसलिए समाचार पत्र के संपादक को इसमें काट छांट, वाक्य परिवर्तन या कुछ अतिरिक्त जोड़ने या घटाने का अधिकार नहीं होता है। संपादक इसमें काट छांट, परिवर्तन, अतिरिक्त जोड़ना घटाने का काम नहीं कर सकता। इसे ज्यों का त्यों समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। इसे ज्यों का त्यों समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। प्रेस विज्ञप्ति में यह भी संकेत होता है कि इसे किस दिनांक को कितने बजे के पूर्व प्रकाशित न किया जाए, और इसका जो निर्धारित शुल्क होता है उसका भुगतान भी प्रेस विज्ञप्ति में प्रकाशित करने वाले के द्वारा देय होता है। तो ये चीज़ें प्रेस विज्ञप्ति के संबंध में थी, इनको आराम से पढ़ें। ये देखिए प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूप दिया हुआ है। सबसे ऊपर देखिए दिनांक, समय से पूर्व प्रकाशित न किया जाए। अगर क्वेश्चन बने कि ये जो लाइन है किसके प्रारूप में प्रयुक्त की जाती है तो क्या होगा? प्रेस विज्ञप्ति। दिनांक और समय से पूर्व प्रकाशित न किया जाए, क्या? प्रेस विज्ञप्ति। फिर प्रेस विज्ञप्ति शब्द लिखा हुआ है। फिर देखिए इसमें विषय का उल्लेख है, ये बीच में इसका बॉडी कलेवर है। फिर देखिए बीच में भारत सरकार है, मंत्रालय का नाम होगा, विभाग का नाम होगा, नई दिल्ली यानी स्थान का नाम है, दिनांक का नाम होगा। फिर यहाँ पे देखिए संख्या दी हुई है, विज्ञप्ति संख्या। फिर बीच में इसका ये दिया हुआ है, नीचे हस्ताक्षर और रिक्त स्थान दिया हुआ है नाम के लिए, विभाग का नाम, भारत सरकार और दूरभाष। ये इसका प्रारूप था, इसको अच्छे से पढ़े और प्रारूप को नोट्स में ऐड करना जरूरी है। प्रेस विज्ञप्ति प्रारूप की विशेषताएं, इसके प्रारूप की क्या क्या विशेषताएं वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूप बनाते समय सर्वप्रथम यह निर्देश दिए जाते हैं कि दिनांक व समय बजे के पूर्व प्रकाशित न किया जाए। सबसे पहली लाइन ऊपर में यही लिखी जाती है। विषय से पूर्व प्रेस विज्ञप्ति शब्द लिखा जाता है। विषय से पूर्व प्रेस विज्ञप्ति शब्द लिखा जाता है। इसमें संबोधन व अधोलेख नहीं होता, ना कोई इसमें संबोधन होता है, ना कोई इसमें अधोलेख होता है। विषय के बाद इसका कलेवर, तो विषय का उल्लेख भी इसमें होता है और विषय के बाद इसका कलेवर होता है। कलेवर के बाद जिस मंत्रालय विभाग कार्यालय से इसे जारी किया जाता है उसका नाम मध्य में लिखा जाता है, यानी जिस मंत्रालय विभाग या कार्यालय के द्वारा इसे जारी किया गया उसका नाम इसका मतलब इस प्रारूप में मध्य में लिखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट 5 फैक्ट है प्रेस विज्ञप्ति की विशेषता है। इसके अलावा इसमें देखिए छठा पॉइंट है, कार्यालय के नाम के नीचे, कार्यालय के नाम के नीचे स्थान और दिनांक का उल्लेख होता है। आप प्रारूप में आराम से देखिए, ये चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई प्रारूप में बिल्कुल एज इट इज ये मेल खाती है, तभी कह रहा हूँ प्रारूप दिमाग में होना चाहिए। इसके पश्चात बाईं ओर संख्या लिखी जाती है, बाईं ओर संख्या लिखी जाती है। प्रेस विज्ञप्ति सीधे प्रधान सूचना अधिकारी, प्रेस सूचना ब्यूरो, नई दिल्ली या संबंधित समाचार पत्र के संपादक को भेजी जाती है। प्रेस विज्ञप्ति को निर्धारित तारीख व समय पर प्रकाशित कराए। अंत में जिस अधिकारी द्वारा प्रेस विज्ञप्ति भेजी जाती है उसके हस्ताक्षर, नाम, पदनाम व फोन नंबर का उल्लेख इसमें होता है। ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। अब आप प्रेस विज्ञप्ति के संबंध में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक्स है उनमें भी जो फैक्ट दिए वो भी आप देख सकते हैं, फिर अच्छे से नोट्स बनाएं।
नेक्स्ट आगे देखिए, आज के टारगेट का अंतिम और छठा बिंदु है निविदा। ये हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है, ये नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, यहाँ से पढ़ रहे हैं। देखिए, सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा, सरकारी प्रतिष्ठान भी हो सकते हैं, गैर सरकारी प्रतिष्ठान भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, द्वारा अपने किसी निर्माण कार्य को संपन्न करवाने, सामान की आपूर्ति करने आदि के लिए उक्त कार्य कर सकने वाले व्यक्तियों को सूचना देने के लिए या सूचनार्थ समाचार पत्रों में जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे क्या कहेंगे हम, उसे ही निविदा कहेंगे। निविदा प्रपत्र का शुल्क, धरोहर राशि और प्रचार के मानदंड समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये देखिए साहब, निविदा का प्रारूप देखिए आप। राजस्थान सरकार, जैसे यहाँ पे कार्यालय का नाम लिखा हुआ है, स्थान का नाम है, दिनांक है प्रारूप के दाएं तरफ, प्रारूप के बाएं तरफ देखिए क्रमांक संख्या हुआ है, जिला शिक्षा अधिकारी, स्थान कोटा, बीच में निविदा सूचना संख्या दी हुई है, वर्ष दिया हुआ है, फिर इसका बीच में ये बॉडी है, कलेबर है। इसमें क्या क्या चीजें दी हुई देखिए, इसमें इस हेतु प्रपत्र दिनांक 10 जुलाई 2003 को 3 बजे अपराह तक कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। प्राप्त करने का इसमें समय दिया हुआ है, यानी दिनांक और समय प्राप्त करने का दिया हुआ है। दिनांक 11 जुलाई 2003 को 3:30 बजे अपराह तक बंद लिफाफे में कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं। जमा कराने का इसमें समय दिया हुआ है। दिनांक 13 जुलाई 2003 को 4 बजे अपराह उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी। खोलने का समय इसमें दिया हुआ है। सामान के बारे में पूर्ण विवरण किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में निविदा शुल्क जमा कराकर कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। ये चीज़ इसमें दी हुई है, यानी प्राप्त करने का समय है, जमा करवाने का समय है और खोलने का समय इसमें है, निविदा को कब खोला जाएगा। अब देखिए इसमें और क्या चीज़ें इसके प्रारूप में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सामान का विवरण, कौन कौन से सामान इसमें वितरित किए जाएंगे उसका विवरण दिया हुआ है। अनुमानित राशि इसमें लिखी होती है, ये देखिए। धरोहर राशि भी इसमें लिखी होती है, ये देखिए। निविदा शुल्क भी इसमें लिखा होता है और सामान आपूर्ति की अवधि भी इसमें लिखी होती है। प्रश्न बने कि निविदा प्रारूप के घटक में कौन सा शामिल नहीं है। अगर विकल्प में हो, क्या अनुमानित राशि लिखी होती है, बिल्कुल है साहब। धरोहर राशि होती है, वो भी लिखी हुई होती है। निविदा शुल्क होता है, ये भी लिखा होता है। सामान आपूर्ति की क्या अवधि लिखी होती है, ये भी लिखी होती है। सामान का विवरण होता है, ये भी लिखा होता है। फिर क्या पूछा कि प्राप्त करने का समय लिखा होता है, ये दिनांक वगैरह, ये भी होती है। क्या जमा करवाने की तारीख होती है, ये भी है। खोलने का समय भी इसमें दिया हुआ, तो इसलिए ये प्रारूप इंपॉर्टेंट हो गया। तो निविदा का जो प्रारूप है, ये दिमाग में रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन अब बनेगा। इसमें फिर प्रारूप देखिए, आवश्यक शर्तें भी इसमें लिखी हुई। कौन कौन सी शर्तें मान्य, जैसे सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होगी। तार द्वारा प्राप्त निविदाएं, विलंब से प्राप्त निविदाएं भी मान्य नहीं होगी। बिना कारण बताए किसी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकृत अस्वीकृत करने का अधिकार है निम्न हस्ताक्षरकर्ता का सुनिश्चित। ये चीज़ें यहाँ पे आवश्यक शर्तें लिखी गई है। तो ये निविदा के संबंध में ज़्यादा कोई क्वेश्चन यहाँ से बनता नहीं है। सिर्फ यहाँ से एक तो, जैसे ये निविदा किसे कहते हैं, यहाँ से प्रश्न बना। जैसे सरकारी व गैर सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा अपने किसी निर्माण कार्य को संपन्न कराने, सामान की आपूर्ति कराने आदि के लिए उक्त कार्य कर सकने वाले व्यक्तियों की सूचना समाचार पत्रों में जो आमंत्रण आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे क्या कहेंगे, उत्तर होगा निविदा। फिर प्रारूप से संबंधित प्रश्न बनेगा कि ये निविदा के प्रारूप में कौन सा घटक शामिल है या नहीं है, तो वहाँ पे विकल्प देगा कि क्या प्रारूप में दिनांक होती है, बिल्कुल होती है। क्रमांक संख्या होती है, ये भी होती है। निविदा सूचना संख्या होती है, ये भी होती है। कार्यालय का नाम होगा, बिल्कुल होता है। क्या इसमें और क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए प्राप्त करने का समय दिनांक, जमा करवाने का समय दिनांक, खोलने का समय दिनांक, क्या इसमें अनुबंध राशि होती है, अनुबंध राशि होती है। धरोहर राशि, निविदा शुल्क, ये सभी इसके प्रारूप घटक में शामिल है। और क्वेश्चन यहाँ पे इसी तरह से अब बनेगा। तो इसकी ये परिभाषा वगैरह लिखे, इसका प्रारूप लिखे, कौन कौन से इसके घटक शामिल है ये लिखे। बस निविदा में इतनी ही चीज़ें, और ज़्यादा इसमें बड़ा नहीं। तो साथियों, इस प्रकार से ये 6 बिंदु
जो कार्यालय लेखन के संबंध में हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। अर्ध सरकारी पत्र है, ज्ञापन है, अधिसूचना है, परिपत्र है, निविदा है, प्रेस विज्ञप्ति है, इनसे संबंध। हालांकि बहुत ज़्यादा विस्तार से अगर एक एक बिंदु पर चर्चा की जाए तो 6 पॉइंट को इतने समय में कवर करना संभव नहीं है, लेकिन मैंने एक मोटा मोटी आइडिया दिया है कि इस टारगेट को हमें कैसे अचीव करना है, किस प्रकार से इन बुक से पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है। इस प्रकार से मैंने समझाने का प्रयास किया और यही मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य था। तो मेरे ख्याल में आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और जो बातें हमने पढ़ी है वो भी आपके दिमाग में सेट हुई होगी। तो आप इस वीडियो को देखें और इसको देखने के बाद अच्छी तरह से समझें कि कैसे हमें इन बुक्स को पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ नोट्स तैयार करने, फिर आगे बढ़ना है। तो हमारी इस टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में डेली टारगेट को आपको इसी तरह से कवर करना है। बुक्स या पीडीएफ को पढ़े अच्छी तरह से, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है चीज़ें उनको अंडरलाइन करें, फिर उसको दोबारा पढ़े, फिर आप नोट्स की तरफ बढ़े और अगर आपके नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आप क्या करें, इन नोट्स को एक बार फिर रिवाइज करें और फिर अंत में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास जो बुक्स है उनमें दिए हुए हैं उनको हल करें और शाम को स्कूल व्याख्याता बेस का जो ग्रुप है वहाँ पे टेस्ट के लिए तैयार रहें। इस टॉपिक से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूर्व में पूछे गए वो सारे प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना है वो प्रश्न, और कैसे प्रश्न किस टॉपिक से बनते हैं वो सारे आज शाम को टेस्ट में आपके सामने क्लियर हो जाएंगे कि ऐसे प्रश्न बनते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं। तो वेट कीजिए, आज का हिंदी टेस्ट शाम को 9:30 पर स्कूल व्याख्याता हिंदी बैच का जो पेड ग्रुप है वहीं पे होगा, ध्यान रखिएगा। और आज का ये पहला टेस्ट है तो शायद हम इसे ओपन भी रख सकते हैं, यानी जो कुछ साथी बोल रहे थे कि डेमो वगैरह चाहिए टेस्ट के लिए, तो आज का टेस्ट हम ऐसा करते हैं, हमारे BL एजुकेशन ग्रुप पर बिल्कुल ओपन में आएगा, सभी टेस्ट दे आज का। तो साथियों आज के इस सेशन में इतना ही। आप हमारे इस डेली टारगेट बेस पर जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है इसका अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं, इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8426026870 ये जो व्हाट्सएप नंबर है इन पे आप संपर्क करें। तो आज के इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।